हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। जैसा हम लोग कल के वीडियो में वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे, क्या था वेव, इसको बोलते हैं हम लोग तरंग। इसको हम डिस्कस आपसे किए थे कि हमारा वेव दो प्रकार का होता है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव हमारा जो था वो दो प्रकार से था। क्या था? मैकेनिकल वेव जो था वो उसको बोलते थे यांत्रिक तरंग। क्या था? यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंगे भी हमारा क्या बताए थे, दो प्रकार से। क्या था? यांत्रिक तरंगे भी हमारा क्या है, दो प्रकार में है। एक हमारा होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो क्या है अनुदैर्ध्य तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो हमारा है अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, बोलो इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा जब अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, जब तरंग के कणों की दिशा, जब तरंग की दिशा कंपन करने वाले माध्यम की कणों के दिशा की क्या होता है, समदिश या समांतर होता है। कि मतलब जब तरंग जो गति कर रहा है, जो तरंग की दिशा है वो माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। मतलब जो तरंग की दिशा है और माध्यम में जो कण है उसके कंपन करने की दिशा जो है, दोनों एक क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर या समदिश होती हैं। तो हमारा क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। हम लोग पहले देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कह रहे हैं कि जब तरंग की दिशा, जब तरंग की दिशा जब तरंग की दिशा माध्यम में कंपन करने वाले, माध्यम में कंपन करने वाले कणों की दिशा, कणों की दिशा समांतर होती है, समांतर होती है। कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जैसे इसमें क्या है, ध्वनि तरंगे। क्या है? ध्वनि तरंग। तो अनुदैर्ध्य में कंफर्म हो गया कि जब हमारे जो तरंग की दिशा होती है, जो वेव की दिशा होती है, उसके माध्यम में जो कण होते हैं जो कंपन करते हैं, वो तरंग की दिशा और कंपन करने वाले कणों की दिशा क्या होती है, समांतर होती है। तो इस प्रकार की तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ठीक है। अभी दूसरा जो बताए थे अभी हम, क्या था, अनुप्रस्थ तरंग। क्या था? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग
अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है इसको देखते हैं। अब इसमें जस्ट थोड़ा सा चेंज होना है कि जो हमारे तरंग की दिशा होती है, माध्यम में कंपन करने वाले कण की जो दिशा होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप एक रस्सी को किसी कील से बांध करके और एक तरफ आप उसको हिलाइए तो क्या होता है, वो उसके कण जो होते हैं कंपन करने की दिशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, लंबवत होती है। तो इसमें लिखेंगे जब तरंग की दिशा, जब तरंग की दिशा जब तरंग की दिशा माध्यम में कंपन करने वाले, माध्यम में कंपन करने वाले कणों की दिशा, कणों की दिशा क्या होती है, लंबवत, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। किसका एग्जांपल है ये, किसका, अनुप्रस्थ तरंग का। अनुप्रस्थ, देखिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल तो हमारा क्या हो गया, जो आपका है वो कि वाइब्रेशन जो हमारा सेस्मिक होता है, भूकंपीय तरंग क्या होती है, भूकंपीय तरंग। जो हमारे वायलिन, जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट जिसमें गिटार होता है, जब उसको हम लोग टच करते हैं उसमें तारे होती हैं, क्या करती है, वो परपेंडिकुलर करती हैं गति। क्या करती हैं कि जो हमारे उसमें वेव उत्पन्न होता है उसमें क्या परपेंडिकुलर गति उत्पन्न होता है, जिसको परपेंडिकुलर माध्यम होता है। तो गिटार के तारों की कंपन भूकंपी तरंग हो गया। अभी बताएं आपको कि तालाब में जब हम लोग पत्थर फेंकेंगे, शांत जल के तालाब में, शांत जल के तालाब में पत्थर फेंकने पर शांत जल के तालाब में पत्थर फेंकने पर जल में लहर का उत्पन्न होना, जल में लहर का उत्पन्न होना, लहर का उत्पन्न होना। तो हम लोग मैकेनिकल वेव्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। मैकेनिकल वेव्स जो हमारा होता है दो प्रकार से होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, जब तरंग की दिशा माध्यम में कंपन करने वाले कणों की दिशा के समांतर होती है तो हमारी क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जिसको ध्वनि तरंगे एग्जाम्पल बताए हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, जब तरंग की दिशा माध्यम में कंपन करने वाले कणों की दिशा के लंबवत होती है तो हमारी क्या होती है, ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल बताया गया इसमें है कि भूकंपी तरंग जो हो गई, गिटार के कारण उत्पन्न होने वाली कंपन होने के कारण, शांत जल के तालाब में पत्थर फेंकने पर जल में जो लहर का उत्पन्न होना, ये सब क्या है, कौन सी वेव्स होती हैं, ये सब हमारी अनुप्रस्थ वेव होती हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग आयांतरिक तरंगे। आयांतरिक तरंगे, आयांतरिक तरंगे, इसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल
वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। अयांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? ये एकदम विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह ही होती हैं। अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिनमें संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वे तरंगे जिसमें संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसमें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर पूछ लेता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे हैं, तो वो अयांत्रिक तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत बार पूछता है। चाहे उसमें आपको ध्वनि तरंग के बारे में पूछ ले, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे आपकी क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे थी। इसी प्रकार से हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पढ़े तो कभी कभी एग्जाम्पल से पूछ लेता है कि यह तरंग कौन सी तरंग के अंतर्गत आता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी अयांत्रिक तरंगे या नॉन मैकेनिकल वेव के अंतर्गत आती। अब देखते हैं कुछ इसके गुण भी होते हैं। इसमें क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। ये क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। इसमें होता है क्या? इसका यह गुण कि प्रकाश के वेग से गति करती है। यह क्या करती है? प्रकाश के वेग से गति करती है। प्रकाश के वेग से गति करती है। एक प्रश्न और बन के आ गया इंपॉर्टेंट, कि प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश का वेग होता है। तो हमारी जो अयांत्रिक तरंगे होती हैं वो प्रकाश के वेग से गति करती हैं। ये हमेशा, ये क्या कौन सी होती हैं? ये उदासीन तरंगे होती हैं। ये उदासीन होती हैं। और इनके अंदर क्या गुण होता है? इनके अंदर और कौन से गुण? ये अनुप्रस्थ होती हैं, ये प्रकाश के वेग से गति करती हैं, ये उदासीन होती हैं, और इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसके पास क्या होती है? इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। ऊर्जा एवं संवेग होती है। तो हमारा अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिसमें संचरण के लिए कोई माध्यम की, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगों की तरह भी श्रेणी में रखा जाता है। प्रकाश के वेग से यह अयांत्रिक तरंग जो होती है प्रकाश के वेग से गति करती है। ये उदासीन तरंग होती है। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। अब यहां से देखें एक चीज और आ गया दिमाग में कि P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या बोलते थे? संवेग। क्या बोलते थे? संवेग। यहीं से हम लोग एनर्जी में रिलेशन बताए थे। क्या? काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन बताया गया था P²/2m कि अगर संवेग को दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है।
तो यहीं से देखिए और चीज़ कितना चीज़ हम लोग जान लिए कि प्रकाश का वेग क्या होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मोमेंटम क्या होता है, इसको संवेग कहते हैं। संवेग मास इंटू वेलोसिटी होती है। और यहीं से एक चीज़ हम लोग बहुत पहली क्लास में देखे थे, पिछले वीडियो में, कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल p²/2m। तो आयांतरिक तरंगों के बारे में हम लोग जान गए। अब और चीजें थोड़ा इसमें देखते हैं कि इसकी खोज किसने किया था। आयांतरिक तरंग की खोज आयांतरिक तरंग की खोज कौन किया था? तो आयांतरिक तरंगों की खोज मैक्सवेल ने किया था। कौन किया था? इसकी खोज कौन किया था? ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसकी खोज कौन किया था? मैक्सवेल। इसकी खोज कौन किए थे? मैक्सवेल। इसकी खोज कौन किया था? मैक्सवेल किए थे। और इसका जो तरंग दैर्ध्य का रेंज होता है, रेंज ऑफ वेवलेंथ, जो तरंग दैर्ध्य का परिसर, कि मतलब कितने से कितने रेंज के बीच में उसका वेवलेंथ होता है, तो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻14 टू 10⁻4 मीटर, मतलब इसका वेवलेंथ का जो रेंज होता है, वेवलेंथ की परिसर होती है, तरंग दैर्ध्य की परिसर होती है, वो 10⁻⁻14 से लेकर 10⁴ मीटर तक होता है। तो आयांतरिक तरंग की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। रेंज ऑफ इसकी वेवलेंथ कितनी होती है इसके बारे में बता दिया गया। ये अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, इसके अंदर ऊर्जा और संवेग भी होता है, यह उदासीन होती है, यह प्रकाश के वेग से गति करती है। तो आयांतरिक तरंगों के बारे में हम लोग इतना बातें किए हैं। और एक चीज फार्मूला और होता है कि V = N × लैम्डा। V = N × लैम्डा। V हमारा क्या है? V हमारा हो गया वेग। N हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं आवृत्ति। लैम्डा हमारा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो अगर हमको वेलोसिटी निकालना होता है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करके, फ्रीक्वेंसी दिया हो और वेवलेंथ दिया हो, तो यहाँ से हम लोग V का मान निकाल सकते हैं। और N दे दिया, N पूछेगा तो V/λ से हम लोग फ्रीक्वेंसी का मान निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। और इसमें अभी क्या और देखना हमको है, कुछ इसमें तरंगों के बारे में है कि कौन सी तरंगों का क्या यूज होता है। ठीक है, कि कौन सी किरणों का क्या यूज है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग। ये बहुत पूछता रहता है कि इसकी कौन कौन सी खोज कौन से किया है। तो पहला हमारा है गामा रेज। क्या है? गामा रेज, इसको बोलते हैं गामा किरणें। गामा किरणें। अब देखो इसकी खोज कौन किया था? इसका तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है? जो पेपर में आता है उतना ही हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे लिए बेनिफिट हो। और इसकी आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। तो बहुत बार पूछता है कि गामा किरणों की खोज किसने किया था। तो गामा किरणों की खोज बैकुलर ने किया था। कौन किया था? बैकुलर। बैकुलर कौन किया था? बैकुलर। और तरंग दैर्ध्य परिसर इसका जो होता है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 होता है। 10⁻14 से
10⁻10 मीटर होता है। इसका रेंज क्या होता है? 10⁻20 टू 10⁻18 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें। 10⁻14 से 10⁻10 मीटर तक हमारा इसका तरंग दैर्घ्य परिसर होता है। आवृत्ति 10⁻20 से 10⁻18 तक होता है। दूसरी वेव हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा है, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है एक्स किरणें। एक्स किरणें, एक्स किरणें क्या है? एक्स रेज। इसकी खोज, इसके परिसर और इसकी आवृत्ति, इसकी खोज कौन किया है देख लेते हैं। रेंज ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए, इसकी एक्स किरणों की खोज कौन किया था? इसके खोज की है रॉन्टजन। कौन किया था? रॉन्टजन। कौन की इसकी खोज? रॉन्टजन। इसकी खोज रॉन्टजन ने किया था। इसके तरंग दैर्घ्य का जो परिसर होता है 10⁻10 से 10⁻−8 होता है। 10⁻−10 टू 10⁻−8 मीटर। ठीक है, इसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ जो हो गई 10⁻−10, मतलब इतने रेंज से इतने के बीच में हमारा इसका तरंग दैर्घ्य परिसर होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 10⁻18 से 10⁻16, 10⁻18 टू 10⁻16, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखना है, इसका 10⁻14 से 10 था, अब इसमें क्या 10⁻10 से 10⁻8 हो गया। ये 20 से 18 था, 18 से 16 हो गया। तो हमारा गामा रेज क्या होता है, उसकी खोज और तरंग दैर्घ्य परिसर के बारे में बता दिया गया। पेपर में कहीं ना कहीं जरूर आपकी एक आध चीजें इसमें से जरूर आता है, चाहे उसकी खोज पूछ लेता है, लेकिन खोज हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो खोज बताया गया है कि गामा किरणों खोज कौन किया है या एक्स किरणों की खोज किसने किया है, ये सब चीजें ज्यादातर हमारे पेपर में आते हैं। तीसरा हमारा है, आपको बता दें, गामा रेज, एक्स रेज और अब परावैगनी किरणें। कौन सी है? परावैगनी किरणें। परावैगनी किरणें, इसका भी देख लेते हैं। खोज, तरंग परिसर और आवृत्ति। चलिए देखिए, परावैगनी किरणों की खोज किसने किया था? रीटर वैज्ञानिक। कौन किया था? रीटर। अब इसमें हम लोग किसमें पढ़े थे? 18 से 14 पढ़े थे, तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉरी, 10 से 8 पढ़े थे, अब इसमें हो जाएगा 8 से 7, 10⁻−8 से 10⁻−7 मीटर। और फ्रीक्वेंसी में क्या देखे थे पिछले वाले में? फ्रीक्वेंसी में 16 था, 16 से 14 कर दिए, 10⁻16 से 10⁻14। तो ये रेंज तो बहुत कम पूछता है, लेकिन ज्यादातर ये वैज्ञानिकों के नाम आपको याद कर लीजिएगा कि कौन सी किरण। लेकिन हम जो बता रहे हैं तो सारी चीज बता दे रहे हैं कि इसमें आपको कोई दिक्कत, मान लीजिए कभी परिसर से आ गया या आवृत्ति से फ्रीक्वेंसी से आ गया तो आपको वहां दिक्कत ना होने पाए। चौथा क्या है? परावैगनी किरणें हो गया। चौथा हमारा है दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण, इसमें देख लेते हैं।
देखिए अब दृश्य विकिरण की खोज जो किए थे वो न्यूटन साहब ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। न्यूटन साहब की श्यानता नियम पढ़े, न्यूटन साहब गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े, न्यूटन की गति के नियम के बारे में पढ़े, तो इन्होंने भी क्या किया था, दृश्य विकिरण की खोज क्या किया था, न्यूटन साहब ने ही किया था। तो दृश्य विकिरण की खोज कितना किया, न्यूटन ने किया। इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है 3.9 इंटू 10 पावर -7 से 9.8 इंटू 10 पावर -7 सॉरी 7.8 इंटू 10 पावर -7 मीटर तक ही होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 10 टू पावर 14 से 10 टू पावर 12 10 टू पावर 14 से 10 टू पावर 12 तक हो गया। तो 4 विकिरण के बारे में बताया कि दृश्य विकिरण की खोज किसने किया, दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन साहब ने किया। परावर्तनीकरण की खोज किसने किया, रीडर ने किया। तो अब हमारा जो पांचवा तरंग है, पांचवा वेव्स है, पांचवा वेव हमारा है अवरक्त विकिरण। क्या है, अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण अवरक्त विकिरण में देखते हैं अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया है, अवरक्त विकिरण खोज हर्शेल। कौन किए हैं, हर्शेल। अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने किया है और इसकी जो तरंग दैर्घ्य है 7.8 इंटू 10 पावर -7 से 10 पावर -3 मीटर तक क्या होती है। इसकी खोज हर्शेल ने किया और इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है 10 पावर 12 से 10 पावर 10 टू पावर 12 से 10 टू पावर 10 की क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो अवरक्त की विकिरण खोज हर्शेल ने किया। इसकी तरंग दैर्घ्य 7.8 इंटू 10 पावर -7 से 10 पावर -3 मीटर तक होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 10 टू पावर 12 से 10 टू पावर 10 तक होता है। इसकी खोज कौन से, हर्शेल। अच्छा, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर्शेल ने किया था इसकी खोज, ठीक है, हर्शेल। अब अगली जो आपकी किरणें हैं, 2 किरणें और बचती हैं, आप जो इंपॉर्टेंट में आपका है पांचवा आपका हो गया। अब छठवां हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम लोग आज तक क्लास अपना ही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू क्लास।